नमस्कार, हमारा इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात लोकपाल के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लोकपाल जो शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है। तो लोकपाल शब्द का अर्थ होता है पीपल्स प्रोटेक्टर। लोकपाल, पाल का मतलब प्रोटेक्टर और लोक का मतलब पीपल्स प्रोटेक्टर। तो सबसे पहले लोकपाल का जो कॉन्सेप्ट है, एक टर्म ओम्बड्समैन है, वहां से लाया गया है। ओम्बड्समैन टर्म का अर्थ है अ ग्रुप ऑफ पीपल टू मॉनिटर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो देखिए, सबसे पहले स्वीडन के राजा वहां के रॉयल ऑफिशियल्स पर निगरानी करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल्स बनाए, जिसे ओम्बड्समैन कॉन्सेप्ट से लाया गया। सबसे पहले इसे 1713 में लाया गया। बाद में 1809 में इसे संविधान में भी दर्जा, वहां का स्वीडन के संविधान में भी इसे दर्जा दे दिया गया। तो भारत में जो लोकपाल शब्द है उस सबसे पहले क्वाइन किया गया एल.एम. सिंघवी द्वारा। एल.एम. सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के बहुत अच्छे जुरिस्ट भी रह चुके थे। राज्यसभा के उस समय मेंबर थे जब इन्होंने पहली बार टर्म को क्वाइन किया था। फिर फर्स्ट एआरसी हेडेड बाय, उस समय मोरारजी देसाई द्वारा इसके चेयरमैन थे। एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, 2 एआरसी आया। फिर उसके बाद 2005 में एक और एआरसी लाया गया, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। उस बॉडी ने भी यह रिकमेंड किया, उसकी 700 पन्ने की अपनी रिपोर्ट में फर्स्ट एआरसी और सेकेंड एआरसी में भी उन्होंने यह रिकमेंड किया कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर निगरानी करनी चाहिए। तो सबसे पहले इसका 968 में अटेम्प्ट किया गया, लेकिन उस समय भी बॉडी सेटअप नहीं हुआ। ऐसे ही लगातार 8 अटेम्प्ट के बाद भी ऐसी कोई बॉडी सेटअप नहीं हो पाया। और सबसे पहले तो बता दूं कि जो ये बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। जो बॉडी लोकपाल बॉडी है, जो लोकपाल में जितने भी मेंबर्स होते हैं, ये 8 मेंबर्स होते हैं। आगे हम लोग उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो बिल था वो प्रपोज किया गया इसके बारे में 1960 में अशोक कुमार सेन ने, लेकिन उस समय लोकपाल इसका नाम नहीं दिया गया। लोकपाल जो टर्म है वो 1963 में एल.एम. सिंघवी साहब द्वारा दिया गया। और इसका पास 8 फेल अटेम्प्ट होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि देश में जो विधायिका है, जो नियम बनाती है, कानून बनाती है, उसमें सांसद महोदय होते हैं। और सांसद महोदय के मन में बहुत बड़ा डर था कि अगर कोई ऐसी बॉडी सेटअप हो गई तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों को हरास करने के लिए ही है। हम लोग अगर ये बॉडी हम लोगों ने इसकी परमिशन दे दी तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार बैठेंगे। इसके बाद 2013 में दिल्ली में एक रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हुआ, जो जिसकी हेडेड बाय अन्ना हजारे। उस रैली के बाद पूरी तरह सरकार हिल गई। और इसका सबसे बड़ा रैली सफल होने का कारण था कि यूपीए 2 जो थी 2009 से 2014 के बीच में जिसकी सरकार चली थी, उस सरकार में कहीं ना कहीं इतने भ्रष्टाचार हुए, कोयला घोटाला, उसके बाद फिर 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाले की भरमार हो गई। और घोटाले का भी सबसे बड़ा कारण था कि वो जो सरकार थी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार थी। इसी कारण लोगों का भी अन्ना हजारे को बहुत बड़ा समर्थन मिला। और फिर बिल 2013 में एक्ट बना और 16 जनवरी 2014 से ये बिल इफेक्ट में आ गया। उसके बाद अब हम लोग इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं कि क्या इस एक्ट के फीचर्स हैं। तो सबसे पहले बात इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। तो इसका कंपोजिशन में एक चेयरपर्सन और 8 अलग मेंबर्स होते हैं। जो चेयरपर्सन होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के या तो पूर्व सीजेआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, या फिर कोई और सुप्रीम कोर्ट के ही जज, या फिर कोई इमिनेंट पर्सन होंगे जिन्हें देश जानता होगा। फर्स्ट जो चेयरमैन हुए वो पीसी घोष हुए, लोकपाल एक्ट के फर्स्ट चेयरमैन। और उसके साथ भी 50% जो मेंबर होंगे वो जुडिशियल होंगे, माने कहीं ना कहीं न्यायालय से होंगे। और 50% जो मेंबर होंगे वो नॉन जुडिशियल होंगे। 8 देखिए समझिए, एक चेयरपर्सन होंगे और 8 अलग मेंबर्स होंगे। अब इन 8 अलग मेंबर्स में से 4 जुडिशियल होंगे और 4 नॉन जुडिशियल होंगे। अब इसके बाद और अगला कंडीशन है कि 50% मेंबर्स आर फ्रॉम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और वुमेन। अब इन्हीं 8 में से 4 जो होंगे उनके रिजर्व होंगे, SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और वुमेन।
अब इसका मतलब ये नहीं कि ये 4 में से 50% होंगे, यही 4 में से होंगे रिजर्व। अब चाहे तो ऑफिशियल जो है वो एसी कोटा के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50% 2 इसमें से हो जाएंगे, 2 इसमें से हो जाएंगे। आप समझते हैं कि जो मेंबर्स होंगे वो कैसे अपॉइंट किए जाएंगे चेयर यहाँ लोकपाल एक्ट के। तो लोकपाल एक्ट के जो मेंबर होंगे वो डायरेक्ट राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे नियुक्त, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी, एक सिलेक्शन कमिटी उसके लिए बनाई जाएगी मेंबर्स को चुनने के लिए। उस सिलेक्शन कमिटी के मेंबर होंगे पीएम खुद प्रधानमंत्री साहब, उसके बाद स्पीकर लोकसभा के जो उस समय स्पीकर होंगे वो, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन। देखिए ये बहुत अहम है मुद्दा है, क्योंकि अगर 5 मेंबर्स में से कहीं ना कहीं सरकार का ही दबदबा रहेगा, इसका एक लिमिटेशन में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पीएम सरकार के, स्पीकर लोकसभा के, कहीं ना कहीं स्पीकर को तो ऐसे निष्पक्ष माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सरकार पर दबाव होता है और सरकार के पक्ष में ही कहीं ना कहीं वो झुके हुए रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर इमिनेंट जुरिस्ट। तो ये 5 मेंबर्स जो होंगे सिलेक्शन कमेटी के, वही अपॉइंट करेंगे मेंबर्स। इसके बाद जो टर्म ऑफ ऑफिस रहेगी वो चाहे तो 5 साल का उनका टर्म होगा, कार्यकाल होगा, या नहीं तो अगर उनकी उम्र बीच में 70 साल हो जाती है तो बीच में ही उनका जो कार्यकाल होगा वो समाप्त हो जाएगा। आप समझते हैं कि इन्हें हटाया कैसे जा सकता है, तो हटाने की भी प्रक्रिया वही होगी, प्रेसिडेंट साहब हटाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक रेफरेंस जाएगा जिसमें 100 एमपी साइन बाई 100 एमपीज होगा। जब तक 100 सांसद उसमें साइन नहीं करेंगे वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, और अगर साइन कर दिए तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसे राष्ट्रपति साहब के पास भेजेगा और उसके बाद मेंबर्स को हटाया जा सकेगा। आप समझते हैं कि क्या इसके जुरिडिक्शन होंगे, मतलब कि क्या इनके पावर्स होंगे, ये किन किन पर लोकपाल जो एक्ट होगा वो लागू होगा, किन के खिलाफ इस पर एक्शन लिया जा सकता है, कि कहां पर कार्रवाई कर सकती है लोकपाल। तो पीएम पर कार्रवाई कर सकती है, कैबिनेट मिनिस्टर पर कार्रवाई कर सकती है, एमपी पर कार्रवाई कर सकती है, ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स पर कार्रवाई कर सकती है, और अदर गवर्नमेंट ऑफिस एम्प्लॉयज पर कार्रवाई कर सकती है। हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे कि क्या इसके पावर, इनके और पावर्स लोकपाल एक्ट के क्या होते हैं, और इसके बाद लिमिटेशंस, और उसके बाद लोकायुक्त एक्ट के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तब तक धन्यवाद।